हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्ल्ड रिनाउंड नॉवल एनिमल फॉर्म which was published in 1945. The year of publication is important since it was the year when the Second World War was concluded. जब द्वितीय विश्व युद्ध था जो खत्म हुआ था, as we know that the Second World War began in 1939, ended in 1945, almost involving 30 countries of the Europe, and it had a massive impact on all the geographical, economical and political matters of the world. तो 1945 का ईयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसका पब्लिकेशन डेट याद रखनी चाहिए. एंड सेकेंडली इट क्लियर दैट नॉवल इज द पॉलिटिकल सटायर. The first thing which you have to remember about this novel is that novel is a political satire. ये एक राजनीतिक व्यंग्य है. Since the novel deals with the idea of politics, political issues, political problems, तो it is political satire मैंने व्यंग्य. जब किसी चीज का मजाक उड़ाया जाता है तो नॉवल में उन दिनों की कुछ परिस्थितियों को, पर्टिकुलरली रशियन रेवोल्यूशन जो था उसका मजाक उड़ाया गया है. मजाक इन द सेंस कि उसे दिखाया गया है कि कैसे रशियन रेवोल्यूशन का जो एंड रिजल्ट था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था. तो नॉवल फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए पॉलिटिकल सटायर. सेकेंडली नॉवल इज ए बीस्ट फेबल. जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी इससे बीस्ट फेबल, क्योंकि राइटर डिडंट वांट टू शो समथिंग डायरेक्टली. वो उन सभी राजनीतिक पर्सनैलिटीज़ को सीधे तौर से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था. तो उन्होंने एक तरीका ईजाद किया. वो तरीका क्या था कि उन्होंने उस वक्त के पॉलिटिकल के जो मेन करेक्टर्स थे वो एनिमल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं. तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स, जो उन एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक है, वो उस वक्त के पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से काफ़ी रिजेंबल करती हैं, जिसे आप देखते ही पहचान जाएंगे. तो दैट इज़ वाई दिस नॉवल इज नॉन एज बीस्ट फेबल. फेबल मैंने मॉरल स्टोरी और बीस्ट मैंने जानवरों के थ्रू इंसानों के समाज में, पर्टिकुलरली रशिया में, यूरोप में उन दिनों जो कुछ हुआ वो आपको दिखाया गया है. नॉवल का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिमल फॉर्म. मैंने हाउ इट इज द स्टोरी ऑफ ए प्लेस वेयर देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु को एग्जिस्ट. तो जैसे दुनिया में, समाज में इंसान को एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो सारा आपको इस नॉवल में दिखाया गया है. नॉवल एक हिस्टोरिकल नॉवल भी है बिकॉज नॉवल पर्टिकुलरली जिस इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है वो है 1917 का रशियन रेवोल्यूशन. देखो, दुनिया में दो रेवोल्यूशन आपको अच्छे तरीके से याद होंगे. एक फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एक रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ 1917 में. तो इस नॉवल के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल हमें दिखाना चाहते हैं कि जितने भी आज तक रेवोल्यूशंस हुए हैं उनका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मानवता के सामने, इंसानियत के सामने नहीं आया. बिकॉज जब भी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी रेवोल्यूशन लेके आती है, लोगों को साथ लेके क्रांति लेके आती है सामाजिक, वो एक प्रॉमिस करती है कि हम परिस्थितियों को बदलेंगे, कि हो गई है पीर पर्वसी बिखरनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, सारी कोशिश है यही, ये सूरत बदलनी चाहिए. तो इसी सोच के साथ जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं वो लोगों को साथ लेते हैं, वो मासिस को साथ लेते हैं, एक रेवोल्यूशन की नींव रखी जाती है. बट एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि चीज़ें नहीं बदलती. रेवोल्यूशन से सिर्फ क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है. वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट. जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उसको हटा देते हैं, उसको भगा देते हैं, नई टाइप की गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट होती है, पर उसमें निकलता कुछ नहीं. द न्यू गवर्नमेंट एग्जैक्टली डज द सेम काइंड ऑफ थिंग विच द ओल्डर गवर्नमेंट वॉज डूइंग. तो एनिमल फॉर्म का जो बेसिक थीम है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए. वो बिल्कुल सिंपल है कि जब भी कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है किसी देश में,
सत्ता परिवर्तन होता है तो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सरकारों की कार्यशैली नहीं बदलती। चेहरे बदल जाते हैं बट द नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जैक्टली फंक्शन इन द सेम विद द ओल्डर गवर्नमेंट डिड। तो जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आप उस चीज़ की आलोचना करते हैं, पर जब आप सत्ता के अंदर होते हैं तो आप वही एग्जैक्टली चीज़ें करते हैं जिसके लिए आप अपने विरोधियों को कंडेम कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। तो एनिमल फॉर्म में हमने क्या देखा कि कैसे गवर्नमेंट को रिप्लेस किया गया, पर अल्टीमेटली नई गवर्नमेंट ने वही तानाशाही, वही जुल्म किए जो पुराने वाले कर रहे थे। तो एनिमल फॉर्म का सिंपल सा थीम क्या है, नथिंग चेंजेस विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग चेंजेस विद द चेंज ऑफ रूलर। आम आदमी की जो किस्मत है, आम आदमी के जो हालात हैं वो वही रहते हैं। आम आदमी जो है वो सत्ता में पिसता ही रहता है, उसकी किस्मत नहीं बदलती। अगर बदलती है तो कुछ चंद व्यक्तियों की जो नए सत्ता में आ जाते हैं। तो क्योंकि नॉवल एक पॉलिटिकल नॉवल है, हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या था 1917 में रशिया में। रशिया में उस वक्त के जो सज़ार थे, जो मोनार्की थी, वो राजा थे निकोलस, उनको वहाँ से हटा दिया गया और हटा के नई गवर्नमेंट आई कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिज्म को लाना चाहते थे। कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी which states that everything in the country should be owned by the state. Everyone should be given the equal opportunities. There should be no concept of private property. कम्युनिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है जो सोशलिज्म की तरह, कैपिटलिज्म की तरह, कम्युनिस्ट लोग सोचते हैं कि देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, सरकार ही सबको रोजगार दे और जीने के लिए ज़रूरी साधन मुहैया कराए। देयर शुड बी नो कैपिटलिज्म, कोई भी आदमी अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए। तो नई पार्टी आई कम्युनिस्ट पार्टी, जिनके लीडर थे स्टालिन। तो स्टालिन ने देश को तरक्की कराने के लिए रशिया को उस वक्त के बहुत कुछ सही गलत किया, लोगों से फोर्सिबली काम करवाया, उनको लेबर कैंप्स में रखा गया। जिसने स्टालिन की बात उन दिनों में नहीं मानी उसको मरवा दिया गया। तो नॉवल जो फोकस करता है स्टालिनिज्म, ईरा ऑफ स्टालिन। तो नॉवल में हमें क्या दिखाया गया कि 1917 में सज़ार को खदेड़ने के बाद, when the monarchs were banished from the Russia, the new government of communist people came. It was headed by Joseph Stalin, who himself was a very strict ruler, जिसने राजनीतिक विकास के नाम पे, लोगों के आगे लेके जाने के नाम पे आम आदमी पे बहुत जुल्म किए, उनको लेबर कैंप्स में रखा गया। अगर कोई स्टालिन के विरुद्ध बोलने की कोशिश करता तो उसको बेधड़क मरवा दिया जाता। तो एनिमल फॉर्म इज बेसिकली डील्स विद द रूल ऑफ जोसेफ स्टालिन इन रशिया, एंड वी हैव बीन शोन द कंडीशंस ऑफ रशिया इन दोज डेज that happened from 1917 to around 1945, जब स्टालिन अपनी पीक पे थे। तो नॉवल का थीम हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, विच मस्ट बी प्रिटी क्लियर। गवर्नमेंट्स कम, गवर्नमेंट्स गो, बट द कंडीशन ऑफ कॉमन मैन रिमेन्स द सेम। लोग आते रहेंगे, सरकारें जाती रहेंगी, रूलर्स बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, पर आम आदमी की जो किस्मत है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि सभी रूलर ऑलमोस्ट सेम मेंटालिटी से ही लोगों पे राज करते हैं। और जो रेवोल्यूशन लाए जाते हैं वो हमें ड्रीम दिखाए जाते हैं, पर रेवोल्यूशन एंड में उसमें से निकलता कुछ नहीं। तो नॉवल हम दोबारा आपको बताते हैं कि बीस्ट फेबल है। इससे पहले कि हम नॉवल की स्टोरी पे प्रोसीड करें, लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स जिससे आप रिजेंबल कर पाएंगे। तो इस नॉवल में एक मेन कैरेक्टर आएगा ओल्ड बोर, जिसको आप रिजेंबल कर पाएंगे कार्ल मार्क्स से, जो एक कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जो चाहते थे कि इक्वालिटी आए दुनिया में, जो सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते थे और आज तक के सबसे बड़े थिंकर हुए हैं। उनकी सारी आइडियोलॉजी को हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं। तो उनका जो मेन आइडिया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि जब तक समाज में गरीब अमीर रहेंगे, हैव्स एंड हैव्स नॉट रहेंगे, तब तक the very sections of society will always remain in conflict with each other, and जो वर्किंग क्लास होगी,
जो लेबर क्लास होगी दे विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन एंड चेंजिंग द थिंग्स फॉर एवर। तो ये कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच की जो लड़ाई है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मार्क्स ने एक बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक दिन आएगा जब वर्किंग क्लास एक रेवोल्यूशन लेके आएगी, कैपिटलिस्टों को, पूंजीवादियों को, अमीर लोगों को बदल दिया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स आज तक के सबसे बड़े थिंकर हुए हैं और उनकी आइडियोलॉजी को हम मार्क्सिज्म कहते हैं, जिनका मेन आइडिया था, वो जो चाहते थे, अगर हमने 2 शब्दों में समझना हो तो वो था क्लासलेस सोसाइटी। एक ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें कोई अमीर गरीब ना हो, सबके पास बराबर के साधन हो। वो एक ऐसा समाज विकसित करना चाहते थे। तो उनका करेक्टर आप ओल्ड बोर से आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरे 2 इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, एक हैं स्नोबॉल, जो रशिया के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, ट्रॉट्स्की, जो एक अच्छे आदमी थे, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। और दूसरे लीडर हैं नेपोलियन। नॉवल में उनका नाम नेपोलियन रखा गया है, पर वो असल में उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। और नेपोलियन के रूप में हम देखेंगे कि जोसेफ स्टालिन ने उन दिनों में क्या किया। तो आप 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझ लीजिए। ओल्ड बोर इज द कार्ल मार्क्स, a revolutionary who wanted to bring a classless society, who wanted to end the class conflicts. Second is ट्रॉट्स्की, जिनको रिप्रेजेंट किया गया है स्नोबॉल के रूप में। और तीसरे जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रशिया में रूल किया, उनको रिप्रेजेंट किया है नेपोलियन के रूप में। तो आइए अब स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में एक जगह है वेलिंगटन, वहाँ पे एक फॉर्म है जिसे कहा जाता है मैनर्स फॉर्म, और उसके मालिक हैं मिस्टर जॉन्स। तो मिस्टर जॉन्स ने एक लंबा चौड़ा फार्म जो है वो डेवलप किया है। वहाँ पे हज़ारों एनिमल्स जो है काम करते हैं, पर उनकी सख्त मेहनत के बावजूद, डिस्पाइट डूइंग देयर बेस्ट फॉर द फॉर्म, डिस्पाइट डूइंग फॉर द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म, दे आर समहाउ नॉट गेटिंग देयर ड्यू। उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, उनको खाने के लिए सफिशिएंट नहीं मिल रहा, उनको अपने जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरियात होते हैं वो मुहैया नहीं हो रहे ज़िंदगी के। तो एनिमल काफ़ी मुश्किल में है, परेशानी में है, और वो इस वक्त के जो रूलर है मिस्टर जॉन्स, उससे काफ़ी खफा है, नाखुश है, बेजार है। पर अब क्या किया जाए, ये व्यवस्था ही ऐसी है। अपाहिज, जैसे दुष्यंत कुमार ने कहा था कि अपाहिज व्यवस्था वहन कर रहा हूँ, तुम्हारा कहन है कहन कर रहा हूँ। तो एनिमल्स दुखी हैं, पर बदलाव की कोई जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आ रही। तभी हम मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है एक ओल्ड जो बोर हैं वहाँ पे, जिनका जो ओल्ड बोर हैं, जो एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, जो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोगों में अवेयरनेस जगाते हैं। एक गाना सुनाया जाता है एंथम की तरह, द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिसमें कहा जाता है कि कैसे सारा दिन काम जो है वो बीस्ट करते हैं, जानवर करते हैं, पर उनका जो मज़ा है, उनका जो फल है, उसकी जो फैसिलिटी होती है, वो सिर्फ ऑनर्स को मिलती है, वो सिर्फ मालिकों को मिलती है। तो जो ओल्ड मेजर हैं वो मिस्टर जॉन्स के खिलाफ रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। वो एनिमल्स को उनकी शक्ति के बारे में बताते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज़ ने आपको रोक के रखा हुआ है, वो आपकी मानसिक चेन है। फिजिकली ऑन दिस अर्थ नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम द रेवोल्यूशन। तो ओल्ड मेजर उनमें अंदर क्रांति लेके आते हैं और सॉन्ग गाते हैं, द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उनको जगाते हैं कि अगर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप हिंसा कीजिए, आप चीज़ों को बदलिए, आप चीज़ों में परिवर्तन लेके आइए। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हर घर में दिया होना चाहिए, हर घर में ज़रूरियात की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा नहीं होता तो विद्रोह कीजिए। तो ओल्ड मेजर अपने भाषण में, अपनी सोच में, अपनी आइडियोलॉजी में, विचारधारा में कामयाब रहते हैं, और एनिमल इकट्ठे होते हैं और मिस्टर जॉन्स के साथ लड़ते हैं और उसको भगा देते हैं फार्म हाउस से। तो ये एक एनिमल्स की बड़ी जीत थी कि अब इंसान को वहाँ से भगा दिया गया है। तो अब फॉर्म का नाम चेंज कर दिया जाता है।
तो अब वो एक एनिमल फॉर्म हो गया जहाँ पे एनिमल ही प्रोड्यूस करेंगे, एनिमल्स पे कब्जे में ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, वो ही प्रोड्यूस करेंगे, वो ही मालिक होंगे, वो ही बराबर बांटेंगे। तो एक तरीके से वहाँ पे जो क्लासलेस सोसाइटी का सपना था कार्ल मार्क्स का, वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, चीज़ें ऐसी नहीं चलती ज़्यादा लंबे समय के लिए। वहाँ पे ट्विस्ट आता है और हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे दो नए लीडर जन्म लेते हैं, जिनमें एक है स्नोबॉल, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट ट्रॉट्स्की, और एक है नेपोलियन हु रिप्रेजेंट स्टालिन। तो वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अब हमें और मेहनत करनी है, वी हैव टू पुट मोर हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू टेक आवर फर्म टू द न्यू हाइट्स। तो लोग उसे मानते भी हैं। इन द मीन वाइल जो वो थे मिस्टर जॉन्स, जिनका पुराना फार्म हाउस पे कब्जा था, वो एक बार फिर अटैक कर देते हैं। वो अपनी शक्ति को दोबारा पाना चाहते हैं। वहाँ पे एक भयंकर लड़ाई होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ काउशेट। उसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की ज़िंदगी का नुकसान होता है, वो घायल हो जाते हैं। पर समहाउ एनिमल्स जो हैं वो दोबारा इस लड़ाई को जीतने में और अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। तो जो नेपोलियन और स्नोबॉल है वो उन सभी जो मार्टिर्स हैं, जो शहीद हैं बैटल के, उनको रिवार्ड किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है जैसे इंसान की सभ्यता में होता है। तो कुछ दिनों के बाद जो ट्रॉट्स्की हैं और जो नेपोलियन ट्रॉट्स्की हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्नोबॉल के द्वारा, स्नोबॉल और नेपोलियन में कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं क्योंकि दे हैव ए डिफरेंट आइडियोलॉजी। स्नोबॉल लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तरक्की के नए इंस्टीट्यूशन, नई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें मेन थी विंड मिल। वो चाहते थे कि अगर विंड मिल एस्टेब्लिश हो जाए जहाँ पे पवन चक्की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, रोशनी बढ़ेगी, हम दिन रात काम कर सकेंगे और एनिमल फॉर्म में जो जीडीपी है, जो प्रोडक्शन है, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर नेपोलियन ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इस तरह से विकसित होगी, सोशलिज्म इस तरीके से आएगा, तो रूलर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और वो चीज़ों को अपनी गिरफ्त में रखना चाहते थे, अपनी पकड़ में रखना चाहते थे। तो वहाँ से नेपोलियन और स्नोबॉल में जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी, दे स्टार्ट बैलूनिंग, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मीनवाइल हम क्या देखते हैं कि स्नोबॉल जो है वो विंड मिल लगाने में कामयाब होते हैं। नेपोलियन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि विंड मिल से जो क्रांति आएगी वो उसके रूल को, उसके राज को खतरे में डाल देगी। और सेकेंडली, और इस सारी चीज़ का क्रेडिट जो था वो स्नोबॉल को मिल रहा था। तो नेपोलियन इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक नई साजिश रचते हैं। वो एक सीक्रेट आर्मी तैयार करते हैं डॉग्स की, जिसका लीडर है स्क्विलर, जो आगे से एनिमल फॉर्म में क्लोजली निगाह रखेगा, क्लोजली निगहबान होगा कि कौन लोग नेपोलियन के खिलाफ जा रहे हैं, कौन कौन सी बात कर रहा है। जो भी नेपोलियन के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा। तो स्क्विलर लोगों को स्नोबॉल के अगेंस्ट भड़काते हैं और एक दिन स्क्विलर नेपोलियन के हुक्म पर स्नोबॉल को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरीके से नेपोलियन ने साजिश रच के अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्नोबॉल को वहाँ से भगा दिया और बाद में विंड मिल को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा कि ये सारा कुछ स्नोबॉल का किया हुआ है। और जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो आपको पता है, सोसाइटी कई बार बिना किसी चीज़ को वेरीफाई करते किसी के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज नेपोलियन क्रिएटेड द नैरेटिव। जो उन्होंने संवाद क्रिएट किए, इस तरीके से क्रिएट कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन गलत थे। धीरे 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 नेपोलियन ने सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी आर्मी को सशक्त कर लिया और धीरे धीरे वहाँ की जो प्रोडक्शन थी, उसका जो मेन पार्ट था, उसके जो अच्छे थे, जैसे कोई ड्राई फ्रूट हुए, एप्पल हुए, वो अपनी तरफ रखने शुरू कर दिए। जो उनका एंथम था बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, उसको बदल दिया, उसको एनिमलिज्म कर दिया। और जो 7 कमांडमेंट्स थी वहाँ पे, जैसे हमारे एक संविधान होता है, उन्होंने भी एक 7 रूल्स बनाए हुए थे कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। उसमें एक मेन कमांडमेंट थी कि एनिमल कभी शराब नहीं पिएंगे, एनिमल इंसानों से दूर रहेंगे,
जो भी दो टांगों वाले हैं वो हमारे दुश्मन हैं। ये एक वन ऑफ द मेन कमांडमेंट्स थी। तो एनिमल फॉर्म में हमें बताया गया कि जो ओल्ड मेजर था, जो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, पर उन्होंने मरने से पहले 7 कमांडमेंट दी थी, जिनमें था नो एनिमल शेल स्लीप ऑन द बेड, नो एनिमल शेल ड्रिंक एल्कोहल, all animals are friends, all animals are equal, and those who walk on 2 legs, many human beings, they are our enemies. बट अब धीरे धीरे इन सारी कमांडमेंटों को बदल दिया गया, और जो नेपोलियन है वो मेन प्रोडक्शन को अपनी तरफ रखने लगे, और जब लोग थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट करते हैं, पूछते, वो कह देता कि हम लोगों का जो रूलर्स है हमारा दिमाग ज़्यादा लगता है, तो हमें वी नीड द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो एनी हाउ पीपल आर नॉट दैट कंफर्टेबल नाउ। तो जो रेवोल्यूशन का शुरुआती दिन थे, जो गोल्डन दिन थे, वो ख़त्म होने लगे। लोगों को धीरे 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 रियलिटी पता लगने लगी कि ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो उनको मिस्टर जॉन्स के समय दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें दोबारा हल्की हल्की आनी शुरू हो गई। तो अब वहाँ पे एक और ह्यूमन बीइंग है, फ्रेडरिक, जो इस एनिमल फॉर्म को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो भी एक लंबी आर्मी के साथ वहाँ पे अटैक करते हैं। नेपोलियन लोगों को दोबारा मोटिवेट करते हैं एनिमल्स को कि हमें इन इंसानों से लड़ना है। फ्रेडरिक के साथ एक लंबी लड़ाई ले ली जाती है, जिसमें काफ़ी एनिमल शहीद हो जाते हैं। एक बार फिर दे हैव टू फाइट ए वेरी फायरस बैटल फॉर मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग देयर फ्रीडम। और उसमें एक जो हॉर्स है, बॉक्सर, वो काफ़ी देर से घायल हो जाता है, और वो एक बड़ा लेबोरियस सीरियस वर्कर था। और कमाल की बात देखिए कि उसको शहर में ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो कहा जाता है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और शहर में जाना पड़ेगा। लोगों को ये बताया गया है कि बॉक्सर को हॉस्पिटल भेज दिया गया, पर रियलिटी ये थी कि उसको एक बूचर को बेच दिया गया। तो दिस इज अ हार्श रियलिटी, एंड वी हैव बीन शोन हाउ कम्युनिज्म, हाउ सोशलिज्म इज नॉट एबल टू मेंटेन ए स्क्रिप्ट। जो यहाँ के रूलर हैं वो सेम बातें कर रहे हैं जो कैपिटलिस्ट करते थे, जो मोनार्क्स करते थे, जो पुरानी सरकारें करते थे। किसी को इस बात की रियलिटी नहीं पता कि बॉक्सर को हॉस्पिटल नहीं भेजा गया, रादर बेच दिया गया है। तो धीरे धीरे एनिमल्स पर जो जुल्म है, जो तसद्दुद है, जो क्रुएलिटी, वो बढ़ जाती है। एनिमलों को मारा जाता है, और धीरे धीरे जो एनिमल नेपोलियन के खिलाफ हैं उनको किल कर दिया जाता है। जो उसके साथ आ जाते हैं उनको अच्छा व्यवहार दिया जाता है। धीरे धीरे एनिमल्स जो हैं वहाँ पे दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। तो अगले कुछ सालों में हम देखते हैं कि एनिमल्स ने हैं, उन्होंने अपना असली व्यक्तित्व भूलकर एनिमल ह्यूमंस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। नाउ दे यूज अल्कोहल, नाउ दे यूज ऑल दोज लग्जरियस एलिमेंट्स विच ह्यूमन बीइंग यूज टू डू। इस तरीके से वहाँ पे जश्न मनाया जाता है। जो अच्छे लोग हैं वो भुला दिए जाते हैं, ओल्ड मेजर भुला दिए जाते हैं, स्नोबॉल और ट्रॉस्टकी को भुला दिया जाता है, और जितने करप्ट लोग हैं इकट्ठे होके जश्न मना रहे हैं, और जितने अच्छे लोग हैं जो हार्ड वर्किंग थे, दे आर ऑल रिग्रेटिंग। तो इन दिस वे एनिमल फॉर्म के थ्रू हमें जो जॉर्ज ऑरवेल हैं वो दिखाते हैं कि हर क्रांति एक जोश से शुरू होती है, एक सच्ची भावना से शुरू होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे जो रूलर्स हैं वो ऑलमोस्ट डू द सेम काइंड ऑफ थिंग जो पुराने कर रहे थे। तो ये है जॉर्ज ऑरवेल का क्रांतिकारी नॉवल एनिमल फॉर्म। और हालांकि नॉवल को पब्लिश हुए तकरीबन 80 साल हो गए, पर आज भी जो नॉवल की ग्रिप है, जो नॉवल की स्टोरी है, वो इतनी स्टनिंग है, वो इतनी अच्छी है कि ये दुनिया के महानतम कृतियों में, महानतम नॉवलों में हमेशा माना जाता है।